आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे स्रोत पर बात करने वाले हैं जो मतलब दिखने में तो एक बहुत ही विशिष्ट कला के बारे में है। हाँ बिल्कुल, एनिमेशन की दुनिया के बारे में। सही कहा। आज के अध्ययन का मुख्य विषय रिचर्ड विलियम्स की मशहूर किताब द एनिमेटर्स सर्वाइवल किट का अध्याय 18 है। इसका शीर्षक है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। और पहली नजर में कोई भी ये सोचेगा कि ये अध्याय तो सिर्फ कार्टून या एनिमेशन बनाने वालों के लिए लिखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आज का हमारा मिशन यही साबित करना है कि इस अध्याय में निर्देशन के जिन पहलुओं को समझाया गया है वो असल में नेतृत्व और टीम प्रबंधन की एक बहुत बड़ी क्लास है। किसी भी जटिल रचनात्मक समस्या को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन मास्टर क्लास है ये। बिल्कुल, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस अध्याय की शुरुआत ही मतलब एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि आखिर एक डायरेक्टर का काम होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग अक्सर बहुत जटिल कर देते हैं, लेकिन विलियम्स ने अपने अनुभव से इसे बहुत ही सरल शब्दों में समेटा है। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? उनके अनुसार एक डायरेक्टर का असली और एकमात्र काम है ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही से काम करे। सुनने में तो ये बहुत ही साधारण और सीधा लगता है। आसान लगता है लेकिन है नहीं। इसके लिए उन्होंने 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम दिए। पहला, सरल रहें। दूसरा, स्पष्ट रहें। और तीसरा, हर चीज को वहां रखें जहां उसे आसानी से देखा जा सके। अगर हम व्यवहारिक दुनिया में देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट को सरल और स्पष्ट बनाए रखना ही सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही कहा। जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो जटिलता अपने आप आ जाती है और स्पष्टता खोने लगती है। ये तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर की कहानी है। सरल चीजें ही सबसे ज्यादा उलझती हैं। लेकिन नोट्स में एक जगह विलियम्स ने डायरेक्टर को एक टू फेस्ड क्रिएचर कहा है। हाँ, टू फेस क्रिएचर। ये रूपक थोड़ा अजीब लगता है ना? मेरा मतलब है, क्या एक डायरेक्टर को सच में इतना कूटनीतिक होना पड़ता है? कूटनीतिक से ज्यादा ये एक मनोवैज्ञानिक मजबूरी है। उन्होंने जो चित्र उकेरा है वो एक डायरेक्टर की स्थिति का एकदम सटीक वर्णन है। कैसे? कल्पना कीजिए कि एक डायरेक्टर 2 अलग-अलग नावों पर पैर रखकर खड़ा है। एक तरफ फ्रंट रूम है, यानी वो जगह जहां स्टूडियो के अधिकारी और पैसे लगाने वाले एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। बिल्कुल। वहां डायरेक्टर को हमेशा एक आत्मविश्वास से भरा चेहरा दिखाना होता है। उसे बिना किसी घबराहट के कहना होता है कि चिंता मत कीजिए, ये बेहतरीन होने वाला है। ये वो चेहरा है जो निवेशकों के डर को शांत करता है। सही कहा। लेकिन जैसे ही वो बैकरूम में जाता है जहां कलाकार और एनिमेटर्स दिन रात काम कर रहे हैं, जो थके हुए हैं और दबाव में हैं, वहां उसका चेहरा बदल जाता है। वहां उसे कहना होता है कि काम में तेजी लाओ, हमें डेडलाइन पूरी करनी है। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। यानी वो एक पुल की तरह काम कर रहा है जो दोनों दुनिया का भार सह रहा है। और शायद इसी दबाव से व्यापार और कला के बीच की वो पुरानी बहस जन्म लेती है। हाँ, किताब में एक जगह एक अनाम एग्जीक्यूटिव का बयान है जो गुस्से में कहता है कि ये एक बिजनेस है। और उसके ठीक विपरीत मशहूर एनिमेटर एमरी हॉकिंस का बयान है जो कहते हैं ये बिजनेस नहीं, ये एक अभिव्यक्ति है। ये टकराव तो लगभग हर रचनात्मक क्षेत्र का कड़वा सच है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? इस टकराव का कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन एक कठोर यथार्थ जरूर है जिसे विलियम्स द गोल्डन रूल यानी सबसे बड़ा सुनहरा नियम कहते हैं। वो नियम क्या है? वो कहते हैं कि जिसके पास सोना है नियम उसी के चलते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने पैसे दिए हैं तो आखिरी फैसला उनका ही होगा। सुनने में ये कलाकारों के लिए थोड़ा निराशाजनक लगता है। मतलब क्या कलात्मक आजादी का कोई मोल नहीं रह जाता? ये निराशाजनक नहीं है, बल्कि आजादी की असली कीमत को समझना है। विलियम्स कहते हैं कि अगर आपको पूरी आजादी चाहिए तो अपना सोना खुद लाओ। जब तक दूसरों का पैसा है उनके नियमों का सम्मान करना ही होगा। यह नजरिया वाकई बहुत ही व्यावहारिक है। बिल्कुल। और इन्हीं एग्जीक्यूटिव्स की उम्मीदों को संभालने और प्रोजेक्ट को साफ दिशा देने के लिए द ब्रीफ की अहमियत बताई गई है। हाँ, द ब्रीफ। विलियम्स कहते हैं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का ब्रीफ सिर्फ एक पन्ने का होना चाहिए, सिर्फ एक पन्ना, जिसमें सारे लक्ष्य साफ लिखे हों। उन्होंने हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट का बहुत शानदार उदाहरण दिया है। उस फिल्म का पहला लक्ष्य था लाइव एक्शन और कार्टून के दुनिया को एकदम असली और विश्वासपूर्ण तरीके से मिलाना। और दूसरा लक्ष्य और भी विशिष्ट था, डिज्नी जैसी गति, वार्नर ब्रदर्स जैसे दिलचस्प किरदार और टेक्स एवरी जैसा हास्य। जरा रुकिए, जो लोग एनिमेशन के इतिहास से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी होगा कि टेक्स एवरी जैसा हास्य क्या होता है। टेक्स एवरी एनिमेशन के वो दिग्गज थे जिनका हास्य बेहद अतिरंजित और पागलपन से भरा होता था।
जैसे किसी को देखकर आंखें सचमुच पॉप होकर बाहर निकल आना। लेकिन रॉजर रैबिट की ब्रीफ में एक शर्त थी कि हास्य इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उतना क्रूर नहीं होने देना है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है विलियम्स का ये नजरिया कि एक डायरेक्टर का काम अधिकारियों के डर को दूर करना है और अपनी प्रतिभा से उनके लालच को जगाना है। बिल्कुल, समस्याओं को बाद के लिए छोड़ने के बजाय डिजाइन के स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिए। और इसके लिए उनके पास द लाइका रील नाम का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसे आज हम एनिमेटिक या रंगीन स्टोरी बोर्ड कहते हैं। विलियम समझाते हैं कि ये रील दिखाती है कि फिल्म कैसे काम करेगी, और सबसे अहम बात यह है कि जो भी बदलाव होने हैं वे इसी लाइका रील के स्तर पर होने चाहिए, असली एनिमेशन शुरू होने के बाद नहीं, है ना? एकदम सही। इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। एनिमेशन में हजारों चित्र बनते हैं, हफ्तों की मेहनत लगती है। अगर उस समय कोई एग्जीक्यूटिव कहे कि सीन बदल दो, तो सिर्फ पैसा ही बर्बाद नहीं होता। इसलिए लाइका रील वो सुरक्षित जगह है जहां खुलकर बहस हो सकती है। ये सीधा सीधा टीम के सम्मान और ऊर्जा को बचाने का तरीका है। इसी तरह नोट्स में किरदारों को अलग करने के सिद्धांत को बहुत अहम बताया गया है। किरदारों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। ये सब कॉन्ट्रास्ट यानी विपरीतता का खेल है। साइज, आकार, रंग और आवाज सब में फर्क होना चाहिए। अगर एक विशाल है तो दूसरा छोटा होना चाहिए। डिज्नी की द लायन किंग का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। मुफासा की आवाज और उसका विशाल आकार, और उसके उलट स्कार का दुबलापन और उसकी चालाकी भरी आवाज। हर जानवर अलग दिखता है और अलग बर्ताव करता है। ये कॉन्ट्रास्ट ही पर्दे पर जादू पैदा करता है। लेकिन सिर्फ किरदारों को कागज पर अलग बनाना काफी नहीं है। टीम का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहीं बेस्ट फुट फॉरवर्ड की नीति काम आती है। एक चतुर डायरेक्टर अपने सबसे बेहतरीन एनिमेटर्स को शुरुआत और आखिरी हिस्से में लगाता है, और बीच के कुछ मुख्य दृश्यों में भी, जिन्हें पिलर्स या खंभे कहा जाता है। बिल्कुल, ये थिएटर के अभिनेताओं की तरह है। अच्छी एंट्री दर्शकों को बांध लेती है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम एनिमेटर्स की कास्टिंग की बात करते हैं। आमतौर पर हम एक्टर्स की कास्टिंग के बारे में सुनते हैं, लेकिन एनिमेटर्स की कास्टिंग एक नया नजरिया है। विलियम्स कहते हैं कि हर एनिमेटर के पास कोई ना कोई खासियत होती है। कोई एक्शन अच्छा करता है तो कोई भावुक सीन में जान डाल देता है। डायरेक्टर का काम है ये पहचानना कि वे क्या कर सकते हैं और उन्हें उसी काम के लिए चुनना चाहिए। कमजोरियों को सुधारने में समय बर्बाद करने से बेहतर है उनकी ताकत का इस्तेमाल करना। ये बहुत ही गहरी लीडरशिप फिलॉसफी है, और टीम से काम निकलवाने का विलियम्स का एक और तरीका बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। हाँ, जब किसी एनिमेटर के काम में बदलाव करना हो तो उसे तुरंत मत रोको। उन्हें बिना रोक टोक के एक नया सीन शुरू करने दें, उसे जन्म देने दें। और जब वे उस नए काम में पूरी तरह से डूब जाएं, तब जाकर पिछले सीन में बदलाव करने को कहें। क्योंकि तब वे पुराने काम को लेकर रक्षात्मक नहीं होते, आसानी से मान जाते हैं। और टीम की बात सुनते हुए उनका वो से यानी कहो कहो वाला नियम भी बहुत जरूरी है। ये मान लेना बहुत बड़ा अहंकार है कि सारे अच्छे आइडिया सिर्फ डायरेक्टर के दिमाग से आएंगे। अगर टीम का कोई सदस्य काम करते हुए कुछ बुदबुदा रहा है तो उसे प्रोत्साहित करके पूछना चाहिए कि कहो कहो। हो सकता है वही उस सीन की सबसे बड़ी समस्या का हल हो। अक्सर मीटिंग रूम में जो इंसान चुपचाप बैठा होता है उसी के पास सबसे बेहतरीन आइडिया होता है। बिल्कुल। अब अगर हम निर्देशन के तकनीकी पहलुओं की ओर बढ़ें तो वॉइस रिकॉर्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विलियम्स के अनुसार अगर सही एक्टर कास्ट किया है तो वॉइस रिकॉर्डिंग दुनिया का सबसे आसान काम है। बेहतरीन एक्टर पहली टेक में ही किरदार की आत्मा पकड़ लेता है, लेकिन वो सलाह देते हैं कि रिहर्सल हमेशा रिकॉर्ड करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एक्टर्स रिहर्सल में जो आजादी महसूस करते हैं वो शायद एक्शन बोलने के बाद असली टेक में ना आ पाए। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। इसके बाद हुकअप्स की बारी आती है, जहाँ एक एनिमेटर का शॉट खत्म हो और अगले का शॉट बिल्कुल सटीक तरीके से जुड़े। स्क्रीन की दिशा, किरदारों की जगह, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एनिमेशन में कैमरे का एंगल बदलने वाला बहाना नहीं चलता। और इन सब के बीच विलियम्स रिसर्च और एडिटिंग के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। एडिटिंग के लिए वो अकीरा कुरोसावा का नाम लेते हैं, महान जापानी फिल्म डायरेक्टर जिन्हें विलियम्स सबसे बेहतरीन एडिटर मानते हैं। कुरोसावा अपनी सामग्री पर बहुत विश्वास करते थे। वे दर्शकों को सब कुछ चम्मच से नहीं खिलाते थे। जब डायरेक्टर को अपने काम पर इतना विश्वास होता है तो वो बड़ी मुश्किलों का सामना भी बहुत रचनात्मक तरीके से करता है। मुश्किलों की बात आई है तो नोट्स में हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट के सेट की एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र है। वो बॉब हॉस्किंस वाली घटना? हाँ, वो हवा में 6 फीट ऊपर देखकर एक्टिंग कर रहे थे, जबकि वो खरगोश सिर्फ 3 फीट का था।
ये तो पूरी तरह से एक डिजास्टर लग रहा है। ये इस पूरे अध्याय का सबसे शानदार किस्सा है। वो ये है कि बॉब हॉस्किंस को बिना खरगोश के एक्टिंग करनी थी, और वो इतने बेहतरीन थे कि महीनों तक हवा में सही जगह देखते रहे। लेकिन एक दिन वो भूल गए और 6 फीट ऊपर दीवार की तरफ देखकर अपने संवाद बोल दिए, और शॉट रिकॉर्ड हो गया। एनिमेटर साइमन वेल्स ने ये गलती पकड़ी और घबराते हुए विलियम्स के पास गए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी आम डायरेक्टर ने दोबारा शूट करने की मांग की होती, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान होता। लेकिन विलियम्स ने समस्या को ही समाधान बना दिया। उन्होंने उस 3 फीट के खरगोश को पंजों के बल खींचकर दीवार के सहारे 6 फीट का कर दिया। और जब सवाल उठा कि खरगोश बिना कारण इतना लंबा क्यों होगा, तो उनका जवाब था कि खरगोश न्यूरोटिक है, उसका दिमाग थोड़ा सनका हुआ है तो ये काम कर जाएगा। और ये तरकीब काम कर गई। ये इतना मजेदार दृश्य बना कि इसे ट्रेलर तक में दिखाया गया। ये साबित करता है कि जीनियस डायरेक्टर गलती को भी यादगार हिस्से में बदल सकता है। इसी रचनात्मक आजादी के लिए वो थिंकिंग ड्राइंग्स या छोटे स्केच पर जोर देते हैं। किसी भी बड़े आइडिया को सीधे कैनवस पर उतारने से पहले रफ स्केच में बनाकर देखना चाहिए। जेसिका रैबिट का मशहूर संवाद कि मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बस ऐसे ड्रॉ किया गया है, इसकी स्टोरी बोर्ड नोट्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। छोटे छोटे स्केच ही उस सीन की भावना और किरदार की पहचान को स्थापित कर देते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एनिमेशन बनाने के बारे में नहीं है। ये व्यापार की कठोर मांगों और रचनात्मक आजादी के बीच संतुलन बनाने की कला है। अपनी टीम की ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना, फ्रंट रूम के अधिकारियों के डर को दूर करना और गलतियों को रचनात्मकता से नए अवसर में बदलना। आज की चर्चा ने नेतृत्व के कई सबक सामने रखे हैं। लेकिन एक आखिरी विचार पर मंथन करना जरूरी है। वो सुनहरा नियम याद है जहाँ उन्होंने कहा था कि अपना सोना खुद लाना होगा? हाँ, अगर कलात्मक आजादी चाहिए तो। अब जरा आज के डिजिटल युग के बारे में सोचिए। आज कोई भी व्यक्ति अपने घर के कमरे से सस्ते सॉफ्टवेयर से विश्व स्तरीय कंटेंट बना सकता है। बिना किसी बड़े स्टूडियो की मदद के सीधे दर्शकों तक पहुंच सकता है। तो क्या आज के इस युग में एक स्वतंत्र क्रिएटर के पास वास्तव में उन बड़े स्टूडियो के डायरेक्टर से ज्यादा असली आजादी आ गई है? क्या तकनीक ने कलाकारों को उनका अपना सोना दे दिया है? या फिर आज भी फ्रंट रूम और बैक रूम की लड़ाई किसी नए रूप में लड़ी जा रही है? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो कला और व्यवसाय के भविष्य को सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल नए विचारों पर ये मंथन इसी तरह जारी रहना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।